मैं जलियांवाला बाग में ये जो गैलरी आर्ट गैलरी उसमें घूम रहा हूँ। पंजाब के लोगों ने पूरे जोश के साथ रोलैंड सत्याग्रह में हिस्सा लिया और ये अकारण न था। युद्ध के दुष्प्रभावों के अलावा लाहौर षड्यंत्र की नृशंस यादें अभी तक ताज़ा थी। दूसरी ओर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर था, जो किसी भी कीमत पर हर राष्ट्रवादी भावना को कुचल देना चाहता था। 9 अप्रैल पंजाब में 9 अप्रैल को सभी ने मिलकर रामनवमी मनाई और अंग्रेजों की नजर में ये उत्सव भी उनके खिलाफ षड्यंत्र से बड़ी सवारी था। राम गुर्जर दत्त, गोपाल चंद, धर्मदास, दूरचंद जैसे नेता अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। इसी दौरान ओडवायर ने अमृतसर के स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यवान की गिरफ्तारी और निर्वासन के आदेश दिए। 10 अप्रैल को भी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यवान और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे अमृतसर के जीवन को रोक सा लिया। गांधी जी, जो कि पंजाब का रुख कर चुके थे, पलवल में ही रोक दिए गए और उन्हें बम्बई भेजकर हिरासत में ले लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी और गांधी जी को पंजाब में आने से रोके जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे चारों ओर रोलर कानून बनाने के लिए प्रदर्शन और तेज हो गए। और ये दो अंग्रेज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भारत में अस्तित्व ही फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर टिका हुआ था। लोगों ने विरोध किया और नेताओं की रिहाई की मांग लेकर डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्विंग के आवास की ओर चल पड़े। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां बरसाई गई। 73 राउंड गोलियां, 20 की मौत और कई अन्य घायल। 11 अप्रैल शांति प्रिय और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई इस अकारण फायरिंग के चलते ही लोग उत्तेजित हो हिंसा पर उतर आए, जिसमें 5 अंग्रेजों की जान चली गई। निश्चय पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु अचेत अवस्था में इस महिला को एक भारतीय ने सुरक्षा प्रदान की। अपने परिवारों को गोविंदगढ़ किले भेज दिया। हिंसा कुछ कम होती ही थी और एक बेचैनी भरा किंतु स्थिर शांति वाला माहौल बना रहा। अंग्रेजों को डर था कि वो लोगों के अधीन थे, इसलिए ओडवायर ने सेना को अमृतसर में बुलावा भेजा और सभी सामरिक स्थानों पर उसको तैनात कर दिया। बेशक ये सभी सिपाही ब्रिगेडियर जनरल रेजिमेंट डायर की कमान के अंतर्गत थे, जो कि उसी रात अमृतसर पहुंचा था। 12 अप्रैल डायर को विद्रोह की आशंका थी, जिसके चलते उसने अपने अधिकार का दावा करने के लिए अमृतसर में कई गिरफ्तारियां की। इसी बीच हिंदू कॉलेज में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने अगले दिन शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया। भगत सिंह जलियांवाला बाग में हुए जनसंवाद और मार्शल लॉ के दौरान पंजाबियों पर हुए अत्याचारों ने राष्ट्रवादियों के भीतर भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने की इच्छा शक्ति को
सुदृढ़ करते हुए उनमें एक नई जान फूंकती थी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर-चूर हो गया। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद जनसंघ लोगों पर गोलीबारी और त्योहार को पूरी होली में बदल देने की खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई और एक 12 साल के लड़के ने भी ये खबर सुनी। आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचार को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था। इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए, और जो कुछ उसने देखा उसने उसका क्रांतिकारी भविष्य तय कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसा क्रांतिकारी इस जनसंहार से पैदा हुआ जिससे अंग्रेज खौफ खाते रहे। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा, बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की जबान पर होगा। भगत सिंह ने शुरू में गणेश चंद्र विद्यार्थी के संग काम किया, पर जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के साथ दुबई के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए उनको गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम ही फेंक सकते थे, और उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है, और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से लाहौर जेल गूंज उठी, और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान, उनके साथ खड़े हुए। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1931 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोलियों की आवाज और लोगों की कराहों से निकला था, और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के ब्रुक्सटन हॉल में माइकल ऑड्वायर को गोली मारकर इस जनसंहार का बदला ले लिया। जलियांवाला बाग जनसंहार, जब खून के आंसू बहे। अप्रैल 1919 अमृतसर। सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। लोग हरमंदिर साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा टीम का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में ये संदेश देते हुए निकला कि शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा हो।
अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया है। प्रभात फेरियां और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है। 12:30 के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली और उसने कुछ करने की ठानी। बाग में हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे। तभी एक गुजरते हुए हवाई जहाज ने उनमें बेचैनी पैदा कर दी। हंसराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि सभा शांतिपूर्ण थी, डरने की कोई बात नहीं। हालांकि कुछ समय बाद सैनिकों के मार्च करने और बख्तरबंद वाहनों की आवाजों से हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर आ गया था। गली संकरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर नहीं ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। न कोई चेतावनी, न मकान खाली करने का आदेश और न ही सभा बंद करने की घोषणा। केवल एक हुक्म जारी हुआ। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसीं और इनमें से लोगों की नदियां बहने लगीं। हर तरफ मौत अपना जानवर दिखाने लगी। इन गोलियों ने छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बचने की तलाश में कुछ लोग दीवार लांघने लगे। कुछ बोलने कूदे तो कुछ बचते बचाते उड़ने गिर पड़े। जल ही गोलियां बरसती रही। लगभग 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1500 से ऊपर घायल। भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं तड़पता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े रहे। उनकी खबर लेने वाला कोई भी न था। कितना वो दर्द और यातना, जानलेवा सन्नाटा और गहरा लगा आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहे हैं। अभी मैं जलियांवाला बाग घूम रहा हूँ और आज हो सकता है तो मैं बाघा बॉर्डर जाऊँ या नहीं भी जाऊँ, तो कल जा सकता हूँ या कल नहीं भी जा सकता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग का कुआं यही है। आप मेरे पीछे जो दीवार के हॉल देख रहे हैं, ये गोलियों से हुए हुए छेदों के निशान हैं। तो सभी जितना भी दीवारों पे निशान आप देख रहे हैं, यहाँ सब गोलियों के निशान हैं।
ये जो नीचे का निशान देख रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये जलियांवाला बाग बहुत गहरा होगा, अभी ये बहुत ऊंचा करके बना दिया गया है। शाम में शायद 6 बजे लेज़र लाइट शो होगा, क्योंकि मैं पहले जब आता था तो यहाँ शाम में लेज़र लाइट शो होता था, और मुझे यकीन है कि आज भी लेज़र लाइट शो होगा शाम में। जो नज़ारा होगा मैं सामने दिखाऊंगा। अभी मैं जलियांवाला बाग में हूँ और ये अमृतसर में है। यहीं पर जनरल डायर ने 1919 में बहुत सारे निर्दोष सिखों पे गोलियां चलवा दी थी। उसी की मेमोरी को याद रखने के लिए जलियांवाला बाग आज तक सहेज कर रखा गया है। हमेशा अमर ज्योति जलता रहता है और ये उसी का नज़ारा है। अभी से ठीक 1 घंटे के बाद यानी शाम के 7:30 बजे लेज़र लाइट शो होगा। हम तुझको फूंक देंगे, गायब तो है कहाँ का, ये आह का धुआं है, नहीं रंग आसमां का। हम तुझको फूंक देंगे, गायब तो है कहाँ का। तू बेवफा है जालिम, तू पुरजफा है जालिम, बाकी न नाम रखा जानिया में भाग भाग। अपनी अदा पे ना जा वो करके तूने डायर कर पाया, विफल वो जंग को जिक्र क्या है जवां का। अभी अमृतसर स्टेशन पहुंच गया हूं और कल सुबह में हमारी 4 बजे ट्रेन है सहरसा गरीब रथ, जिससे मैं दिल्ली जाऊंगा। फिर मैं उस गाड़ी को छोड़ दूंगा और फिर आनंद विहार जाऊंगा। वहां से हमारी फिर ट्रेन है दानापुर के लिए पटना। फिर मैं 21 तारीख को सोनपुर मेला देखूंगा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर मैं मेघालय चला जाऊंगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने के लिए। तो जो भी नज़ारा होगा फेस्टिवल टू फेस्टिवल मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी दिल्ली स्टेशन पहुंचने वाला है और मैं पहले बिफोर ट्रेन आ गई है 20-30 मिनट, इसीलिए अभी आउटर पे गाड़ी रुका हुआ। अभी यहाँ से कुछ देर के बाद गाड़ी खुलेगी तो फिर वहाँ से आगे जाएंगे।